गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में जो था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताया था और इस युद्ध के बाद क्या स्थिति हुई थी इसके बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको डबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में टॉपिक जो था वो पढ़ाया था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया गया है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल्स, यानी अंग्रेजी शासन का जो विस्तार था, किस तरह से उन्होंने अपने शासन का विस्तार किया था, उसके बारे में टॉपिक है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एनी स्टेट इन इंडिया. Instead used political, economic and diplomatic method to set its foothold and finally annex a kingdom. While they gained a direct control over Bengal, Bombay and Madras, other provinces such as Awadh and Karnataka were under the indirect rules. To further expand its rule, the company engaged in wars with three native powerful kingdoms which were still independent: the Marathas, the Sikh and the kingdom of Mysore. बोल रहा है कि शुरू में कंपनी जो था वो किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक के द्वारा उस पर कब्ज़ा नहीं करता था। इसके बजाय वो राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक जो मेथड था उसका इस्तेमाल करके वो अपने कदम जो थे वो वहाँ पर स्थापित करता था और बाद में चलकर उस राज्य को अपने शासन में मिला लेता था। ठीक है, जैसे आपका बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और बंगाल हो गया। उसमें और कुछ ऐसे भी राज्य थे जैसे अवध, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनके ऊपर उनका अप्रत्यक्ष शासन चलता था। परंतु इनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे जो अभी तक स्वतंत्र थे और उसको अपने शासन में मिलाने के लिए कंपनी जो था हमेशा उनके साथ युद्ध करने मतलब हमेशा उस राज्य को मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये कौन से तीन राज्य थे? तो एक मराठा, दूसरा सिख और तीसरा मैसूर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जिसे कहा जाता है। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेल्लेस्ली, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। बता रहा है कि सब्सिडरी अलायंस जो था इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, जो कि ब्रिटिश के गवर्नर जनरल से 1798 से लेकर 1805 के बीच में। दिस पॉलिसी प्लेड अ मेजर रोल्स इन द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन कंट्री। और जिस तरह से भारत में ब्रिटिश के शासन के विस्तार में इस नीति का बहुत ही अहम रोल था। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड इंडियन रूलर्स, ये इस नीति के अनुसार नीचे आपको दिया हुआ है कि क्या क्या नियम जो थे इस नीति के अंदर बनाए गए थे। पहला, वुड नॉट कीप इंडिपेंडेंस आर्म फोर्सेस बट वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ कंपनी। बोल रहा है कि आप अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपना खुद की सेना नहीं रख सकते थे, बल्कि आपके राज्यों की सुरक्षा के लिए एक कंपनी की जो सेना होती थी उन्हें रखा जाता था और उन सेना की जो खर्च होती थी वो भी उस शासक को देना पड़ता था, जिसे हम लोग सब्सिडरी फोर्सेस कहते थे। Bora would accept a British resident in his courts who had the authority to interfere in local administration। बोरा के कोर्ट्स जो थे, जो राजा जो होते थे, उनके जो दरबार होते थे, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरीज, और उस क्षेत्र से जितने भी गैर इंग्लिश जो फॉरेनर थे उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। जैसे फ्रेंच हो गया, डच हो गया, इनको उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। वुड अलाउ टू कम द कंपनी ऑफिशियल टू सुपरवाइज द रिलेशन विथ अदर स्टेट। कंपनी अधिकारी जो थे वुड अलाउ द कंपनी ऑफिशियल टू सुपरवाइज हिज रिलेशन विथ अदर स्टेट। इसके अलावा कंपनी अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि वो दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन को समीक्षा करें।
Many territories from Awadh and Hyderabad were taken under the company rule as a result of lapse in subsidiary alliance. और अवध के बहुत से क्षेत्र जो थे और हैदराबाद के वो क्षेत्र सब्सिडरी अलायंस के तहत उसको ब्रिटिश शासन ने अपने शासन व्यवस्था में मिला लिया, अपने राज्य अपने शासन व्यवस्था के अंदर शामिल कर लिया। द एंग्लो मैसूर वार्स, मेनी इंडियन रूलर्स सबमिटेड टू द atrocity of the British without much resistance. However, not all the kings were submissive. The kingdom of Mysore was one such example. बोरा के बहुत से जो शासक थे उन्होंने बिना किसी विरोध के जो था अपना जो राज जो था वो अंग्रेजों को दे दिया था या उनके अधीन काम करने के लिए वो राजी हो चुके थे। परंतु इनमें से कुछ ऐसे भी राजा थे जो जिन्होंने उनकी बातों को नहीं माना। उनमें से एक था मैसूर। हैदर अली रूल ओवर मैसूर फ्रॉम 1761 to 1782 एंड was सक्सीडेड by his son टीपू सुल्तान। बोल रहा है कि मैसूर पर हैदर अली जो थे, जो कि शासक थे, जिन्होंने 1761 से लेकर 1782 तक मैसूर पर शासन किया। अब बाद में उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, जिसने 1882 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। मैसूर वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर स्पीसीज एंड सैंडलवुड्स। मैसूर जो था वो दो चीज़ों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र माने जाते थे, एक तो मसालों के लिए और दूसरा चंदन की लकड़ियों के लिए। मोरेवर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर किंगडम अलार्म द ब्रिटिश, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास। जिस तरह से ब्रिटिश जो थे वो मैसूर को हथियाना चाहते थे, उस चीज़ को देखकर हैदराबाद के निज़ाम और मराठा दोनों के लिए ये खतरे की घंटी थी। The company wanted to take control of Mysore. As a result, 4 battles were fought with Mysore. बोल रहा है कि कंपनी जो था वो मैसूर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, और इसके परिणाम से मैसूर के साथ उसने 4 युद्ध किया था। बोल रहा है कि 1767 to 1769 इन विच हैदर अली डिफीटेड द कंपनी। बोल रहा है 1767 से लेकर 1769 के बीच में हैदर अली और कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। फिर 1780 से लेकर 1784 में ड्यूरिंग विच हैदर अली डाइड आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हार के बाद वो मारा गया। 1790 से लेकर 1792 के बीच ड्यूरिंग विच द अलाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश द मराठा एंड निज़ाम डिफीटेड टीपू सुल्तान हु कैरिड ऑन द फाइट स्टार्टेड बाय हिज फादर। पूरा 1790 से लेकर 1792 के बीच में टीपू सुल्तान जो था उसने अलाइन फोर्सेस के साथ जो था सहायक सेना के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। और लास्ट में 1799 विच वाज फॉट ऑन टीपू रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलाइन इन दिस फोर्थ वार विच आल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड एंड किल्ड। बोरा के 1799 में टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस को रखने से मना कर दिया और अंततः चौथा जो युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया। टीपू's टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग 3 अलाइंड फोर्सेस। टीपू सुल्तान की जो क्षेत्र थे उसे 3 सहायक सेनाओं में बांट दिया गया। द ब्रिटिश आल्सो टुक टीपू 2 सन्स एज hostages and exiled the rest of his family to Vellore। बोल रहा है कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के 2 जो पुत्र थे उसको बंधक बना लिया और बाकी फैमिलियों को वेल्लोर जो था भेज दिया, यानी देश निकाला। मैसूर वाज देन पुट अंडर द रूल्स ऑफ वॉरियर्स हु रूल्स बिफोर हैदर अली। और जो था मैसूर जो था उसको दोबारा से वॉरियर्स जो थे, जो कि शासक थे हैदर अली से पहले वहाँ पर शासन करते थे, उनको दे दिया और वहाँ पर अपनी सहायक सेना जो थी वो रख दी गई। चलिए, एंग्लो मराठास वार्स। द मराठा किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ए मेनी स्टेट्स। द स्टेट वर अंडर द रूल्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज सच एज द सिंधीज, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसलेस। बोला है कि मराठा जो साम्राज्य जो था वो कई राज्यों में बटा हुआ था, स्टेट्स में बटा हुआ था, और प्रत्येक स्टेट पर अलग अलग शासक या वंश का शासन था। द स्टेट वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिडेंसी अंडर द पेशवा। ये सारे स्टेट जो थे वो किसके अधीन थे? पेशवा के।
though they were involved in constant power struggles, the Peshwa was the effective military and administrative head of the Marathas. मराठा के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री हेड जो होते थे वो पेशवा होते थे. The lack of unity among the Marathas ruler gave the British an opportunity to expand their territory. Three major wars were fought between the British forces and the Marathas. These were हो रहा है कि मराठाओं शासक के बीच में एकता की कमी होने के चलते ब्रिटिश को ये मौका मिला कि वो अपने क्षेत्रों का विस्तार कर सके, और इस तरह से तीन बड़े युद्ध जो थे मराठाओं के साथ हुआ. पहला, द फर्स्ट एंग्लो मराठास वार. द फर्स्ट वार एंडेड इन 1782 इन विच देयर वाज नो क्लियर विक्टर. द टेरिटरी ऑफ सालाबाई was signed at the end of this war, according to which the ruling Peshwa, whose rule was challenged by the other Maratha chief, continued ruling with the British supports. बोरा का पहला युद्ध जो था वो 1782 में हुआ था, जिसमें किसी भी सेना का जो था विजय जो था, क्लियर विक्ट्री जो था वो नहीं प्राप्त हो पाया था. और सालाबाई का जो क्षेत्र जो था, द टेरिटरी ऑफ सालाबाई की जो संधि हुई थी, इस संधि के बाद से at the end of his war, according to which the ruling पेशवा whose rule was challenged by the, अब पेशवा जहाँ पर शासन कर रहे थे मराठा, वहाँ पर ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा मराठा जो चीफ थे, अलग अलग राज्यों के जो मुखिया थे, उनके सपोर्ट से वो पेशवा के जो पावर जो था उसको चैलेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया था. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार. बोल रहा है कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वार. द सेकेंड वार वॉज फॉट ऑन मेनी फ्रंट बिटवीन 1803-1805, ड्यूरिंग विच द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टू द मराठास चीफ. बोला दूसरा युद्ध जो था वो 1803 से लेकर 1805 के बीच हुआ था, और इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जो था मराठा चीफ जो कि पेशवा से नाराज थे, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था. दे सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग दिस चीफ. At the end of Second War, the British gained the territory of Odisha, Delhi and Agra through various territories with these chiefs. हो रहा है कि मराठा चीफ के बीच में जो विवाद था पेशवा को लेकर, इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने दूसरा युद्ध के अंदर उड़ीसा, दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा तो वो स्थापित कर लिया था. द थर्ड एंग्लो मराठा वार. द थर्ड वार बिगेन एज द ब्रिटिश स्टार्टेड invading Maratha territory under the Governor General Warren Hastings. The Peshwa Bajirao Ditya II joined forces with other Maratha chiefs to fight the British, but the Maratha power was finally crushed in this war. और तीसरा युद्ध जो था वो शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वैरन हेस्टिंग्स कर रहे थे, और इस युद्ध में पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो जॉइंट फोर्सेस के साथ युद्ध कर रहे थे, मगर इस युद्ध में वो हार गए. द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट टू बिट्टूर नियर कानपुर. पेशवा जो था उनको वहाँ से हटा दिया गया और बिट्टूर भेज दिया गया, जो कि कानपुर के नज़दीक में है. इज गिवन अ पेंशन फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ, वाइल द अदर चीफ वर मेड टू साइन द सब्सिडी. पेशवा को वहाँ से कानपुर भेज दिया गया, और बाकी जीवन जब तक उनका लाइफ टाइम उनको पेंशन जो था वो दिया जाता था, जबकि जो दूसरे चीफ जो थे, मुखिया जो थे, प्रमुख जो थे, उनके साथ उन्होंने सब्सिडी अलायंस जो था के तहत उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया. यानी अब वहाँ पे भी अलायंस जो थे, सब्सिडी अलायंस जो थे वो रखना शुरू कर दिया. चलिए, क्लेम टू पैरामाउंटेंसीज. अंडर द गवर्नरशिप ऑफ फ्रांसिस हेस्टिंग्स a new policy of paramountainecy was put into the force. As per this policy, बोल रहा है कि फ्रांसिस हेस्टिंग्स के गवर्नरशिप में अंग्रेज़ों ने एक नई नीति जो थी वो शुरू की थी. ठीक है. द कंपनी डायरेक्टली एनेक्स टेरिटरी और फोर्स द इंडियन रूलर टू साइन द सब्सिडी. अब कंपनी जो था इस नीति के तहत जो राज्य के शासक जो होते थे, भारतीय राज्य के जो रूलर जो होते थे, उन पर फोर्सफुली यानी दबाव डालकर सब्सिडी अलायंस रखने के लिए उनसे साइन करवाना शुरू कर दिया. ऑल इंडियन स्टेट वर सपोज टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ द कंपनी रूल. द स्टेट विच फेल्ड टू डू सो वाज फोर्सफुली एनेक्स्ड. जितने भी राज थे वो लोग, उन्होंने इस नीति को जो एक्सेप्ट कर लिया, जो पैरामाउंटेंसी होता है, श्रेष्ठता जिसे कहा जाता है, उसके एक्सेप्ट कर लिया, और जो ऐसा नहीं करते थे उनको जो था फोर्सफुली जो था उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता था. सम स्टेट
protest against this paramountainsis policy. For example, when British tried to annex a small state named Kittur in Karnataka, the queen of the state raised the protest. Rani Chennamma of the Kittur led an armed resistance against the British forces. She was defeated and arrested in 1824 and died in prisons in 1829. बोला कि इसमें से कुछ ऐसे भी राज थे जिन्होंने इस नीति का विरोध किया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा है, किट्टूर राज्य की एक रानी थी जिसका नाम रानी चन्नम्मा था। उसने अंग्रेज़ों का विरोध किया, इस नीति का विरोध किया और बाद में उसके साथ युद्ध किया और इस युद्ध में वो हार गई। ठीक है, बाद में उसे जेल में भेज दिया गया जहाँ पे उसकी मृत्यु 1829 में हो गई। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ रानी चन्नम्मा, ए लॉयल lieutenants of her army, Rayana from Sengali in Kittur, continued the resistance against the British. He had public support with him. हो रहा है कि चन्नम्मा के अरेस्ट होने के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायन्ना, ठीक है, जो कि संगौली से था किट्टौर में। उसने उस युद्ध को जारी रखा और ही डिस्ट्रॉय अ मेनी ब्रिटिश कैंप बट बस फाइनली उसने कई सारे ब्रिटिश कैंप को तहस नहस कर दिया था और बट आल्सो वाज फाइनली कॉट एंड हैंग इन 1830, परंतु अंततः वो पकड़ा गया और उसे 1830 में फांसी दे दी गई। द एंग्लो सिख वॉर इन द 1830, द ब्रिटिश फोर्स डिड नॉट हैव एनी प्रेजेंस इन नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट इन ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि 1830 में ब्रिटिश जो बल जो था वो अभी तक उत्तर पश्चिमी भाग में जो था वो उपस्थित नहीं था। दे वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ रशिया आफ्टर डिफीटेड एन अटैक। वो काफ़ी चिंतित था, रशिया के शक्तियों को बढ़ने से वो काफ़ी चिंतित था। दे एंगेज इन प्रोलॉन्ग्स वार विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड फाइनली टू कंट्रोल ऑफ सिंध 1843। एक लंबी युद्ध अफगानिस्तान के साथ, एक लंबी युद्ध जो कि 1838 से 1842 के बीच में चला था और अंततः 1843 में सिंध के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। थ्रू द एनेक्सेशन ऑफ सिंध दे टारगेटेड पंजाब। सिंध को अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने पंजाब को टारगेट किया। द कंपनी अटेम्प्ट टू एनेक्स पंजाब वॉज इनिशियली चैलेंज्ड बाय मराठा रणजीत सिंह। ही मेंटेन अ फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द ब्रिटिश। हाउएवर आफ्टर द, बोल रहा है कि कंपनी जो था वो प्रयास कर रहा था पंजाब को अपने राज्य में शामिल करने। शुरू में उसको महाराजा रणजीत सिंह से प्रतिस्पर्धा जो था, चैलेंज जो था वो मतलब उसके साथ मतलब उसका कुछ मतलब विरोध का सामना करना पड़ा था। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ 1839, two long drawn battles were fought with Punjab. Finally, under the Lord Dalhousie, Punjab was also taken under the company rule in 1840. बता रहा है कि शुरू में महाराजा रणजीत सिंह ने इसका विरोध किया था, ठीक है। बाद में चलकर 1839 में दो बड़े युद्ध के बाद पंजाब जो था उसको लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में पंजाब को भी अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया। द एंग्लो नेपोलियन वॉर्स, while the British were expanding their territory at the alarming rate, the Nepalese had also been expanding their empire to Sikkim in the east, Kumaon and Garhwal in the west, and also the British controlled Awadh. The Gurkha War or the Anglo-Nepalese War was fought as a result of border dispute between the Kingdom of Nepal and the British. बोल रहा है कि जब अंग्रेज जो थे वो अपने क्षेत्र को फैला रहे थे तो उस समय द नेपोलियंस हैड आल्सो बीन एक्सपेंडेड देयर एम्पायर, तो उस समय नेपोलियंस जो थे वो भी अपने साम्राज्य को वो भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। सिक्किम से लेकर सिक्किम इन द ईस्ट, कुमायूं एंड गढ़वाल इन द वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट के बीच में नेपोलियंस जो थे वो भी अपना साम्राज्य जो था उसका विस्तार कर रहे थे। द वार वॉज एंडेड विद द साइनिंग ऑफ टेरिटरी ऑफ संगोली इन 1816, और ये युद्ध जो था वो 1816 में संगोली के संधि के बाद ख़त्म हुआ, अंडर विच अराउंड 1/3 ऑफ नेपाल टेरिटरी वॉज गिवन टू द ब्रिटिश, और इस संधि के बाद नेपाल क्षेत्र के 1/3 हिस्सा जो था अंग्रेज़ों को दे दिया गया, विच इंक्लूड गढ़वाल एंड कुमाऊं, जिसके अंदर गढ़वाल और कुमाऊं दो में शामिल था।
द गुरखा वर लैक्ड रिक्रूटेड एज सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन लार्ज नंबर, और ब्रिटिश सेना के अंदर बड़ी संख्या में गोरखाओं को रिक्रूट किया गया, शामिल किया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। Whereas Lord Dalhousie was the Governor General from 1848 to 1856, he announced the policy of doctrine of lapse. As per this policy, if an Indian ruler who is a part of subsidiary alliance died without a natural male heir, his kingdom would lapse and would automatically go under the British control. बोल रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 के बीच में, उन्होंने एक नीति अनाउंस की थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, विलेय की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी साम्राज्य में किसी शासक का अगर कोई वंश नहीं होता था तो वो अपने आप ही अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाता था। बोला एडॉप्टेड चिल्ड्रन वर डिनाइड द राइट टू रूल्स, और गोद लिया हुआ बच्चा से अगर आप अगर कोई शासक अगर गोद लेता है किसी बच्चे को तो वैसे शासक को शासन करने का अधिकार जो था वो नहीं गया था। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स वन बाय वन थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बोल रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी विलय की नीति के तहत धीरे धीरे नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, उदयपुर 1852 में, इस तरह से दूसरे राज्य जो थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। इट क्वाइटेड मिसरूल इन अवध एज द रीजन फॉर एनेक्सेशन। लॉर्ड डलहौजी आल्सो एब्लॉइज द टाइटल्स एंड पेंशन of the ruler in the Carnatic, Surat and Tanjore. All the princely state and a large part of the subcontinent was under direct or indirect rule of the British. बोरा 1856 में कंपनी जो था वो अवध को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, और इसलिए उन्होंने आम लोगों को इसका कारण बताया कि यहाँ का शासक जो है वो यहाँ पर शासन जो है ठीक ढंग से नहीं चला सकता है, इसलिए वो इसको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। और धीरे धीरे जितने भी बड़े राज्य जो थे वो अंग्रेजों के अधिकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ चुके थे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल में आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ज़्यादा लेसन आपका नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, और मेरे को लग रहा है 2 दिन क्लास चलेगा तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।